चलिए 4 स्टेप के माध्यम से हम इस कुंडली में सिग्निफिकेटर निकालेंगे। देखिए, जो कुंडली आपके सामने है उसमें केपी चार्ट भी है और राशि चार्ट भी है। तो केतु के सिग्निफिकेटर हम पहले निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा। पहले हम हमारा फर्स्ट एम कैसे हम सिग्निफिकेटर निकालेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे केतु के जब हमने सिग्निफिकेटर स्टेप 1 लेवल पे अर्थात प्लैनेट लेवल पे निकालने हैं, तो क्या केतु के नक्षत्रों में कोई प्लैनेट बैठा है इस कुंडली में। देखिए, इस कुंडली में केतु के नक्षत्र या केतु के स्टार में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो केतु के पास क्षमता है इन जो ऊपर ब्लू कलर में आपको मार्क्ड है, मतलब 6 ढंग से जो प्लैनेट रिजल्ट देता है वो प्लैनेट लेवल पे रिजल्ट देने के। तो अब देखते हैं इस पे क्या क्या एप्लीकेबल होता है केतु पे। देखिए, केतु रेजिडेंस, सबसे पहले केतु कहाँ बैठा हुआ है। देखिए, कस्पल कुंडली देखिए, केपी चार्ट फर्स्ट, केतु 10वें घर में बैठा हुआ है, तो हम लिख देंगे नंबर 10। अब देखिए, राहु केतु को देखने के जो फॉर्मूला है 4 स्टेप में वो बड़ा क्लियर है कि पहले आप देखेंगे कि कंजंक्शन किसकी है, नोड्स की। राहु केतु की कंजंक्शन किसी प्लैनेट के साथ तो नहीं है। कंजंक्शन का अर्थ क्या है कि जो केतु के 3.20 डिग्रीज मतलब 3 डिग्री 20 मिनट के प्लस माइनस में जो भी प्लैनेट होगा वो उसके गुण हम लिख देंगे। फिर हमने क्या देखना है, फर्दर हम क्या देखेंगे कि एस्पेक्ट, केतु के ऊपर कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है, वही डिग्री टू डिग्री रहेगा, 3 डिग्री 20 मिनट का। थर्ड हम क्या देखेंगे, केतु कौन से स्टार में बैठा है, उसके गुण भी देगा। फोर्थ हम देखेंगे कौन से साइन में बैठा है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स दैट साइन। तो जिस भी साइन में, जिस भी प्लैनेट के साइन में होगा उसके गुण हम लिख देंगे। अब चलिए हम फर्दर देखते हैं। देखिए, केतु बैठा है रेजिडेंस, बैठा कहाँ है, 10वें घर में, तो 10वां हमने स्टेप 1 के आगे 10वां लिख दिया। अब ओनर, केतु की अपनी ओनरशिप होती नहीं राहु केतु की, हमने देखना है अब कौन से साइन में बैठा है। देखिए, अब आप राशि चार्ट में देखिए, राशि चार्ट में कोई भी साइन देखने के लिए प्लैनेट का कौन से साइन में है, हम राशि चार्ट देखेंगे। राशि चार्ट में देखिए वो छठी राशि अर्थात मरकरी की राशि में बैठा है। तो मरकरी के क्या गुण हैं, देखिए मरकरी किधर बैठा है, 10वें घर में, तो हमने 10 नंबर लिखा। एजेंट इन साइन ऑफ मरकरी के नीचे 10 लिखा। अब मरकरी की ओनरशिप किसकी है, कौन से घरों की है, जहां पे तीसरी और छठी राशि आए, तो मतलब अर्थात 8th हाउस एंड 11th हाउस, हमने 8 और 11 लिखा। हमने क्यों 8 11 दोनों लिखा, क्योंकि ना तो 8वें घर में कोई प्लैनेट है ना 11वें घर में कोई और प्लैनेट है, सो इट बिकम्स अ सिग्निफिकेटर ऑफ 8 11। फर्दर हम देखेंगे कि कंजंक्शन, कंजंक्शन टू अ प्लैनेट हमें नहीं है। कंजंक्शन टू अ कस्प, कस्प के पास, कौन सी कस्प के पास है, केतु 11वीं कस्प के पास है। अब देखते हैं हम 11वीं कस्प की क्या डिग्री है और केतु की क्या डिग्री है। चलिए फर्दर देखते हैं। अब कंजंक्शन टू अ प्लैनेट, कंजंक्शन टू अ प्लैनेट केतु की किसी से भी नहीं है। क्यों, आप कहेंगे केतु के घर में, देखिए 10वें घर में सन, 10वें घर में अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि सूर्य भी है मरकरी भी है, तो कंजंक्शन क्यों नहीं। आप डिग्री देखिए, जो सूर्य की डिग्री है और जो मरकरी की डिग्री है वो 150 है और केतु की 155। सो 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा हो गया, तो हम इस केस में कंजंक्शन टू अ प्लैनेट नहीं लेंगे। अब कंजंक्शन टू अ कस्प क्यों ले रहे हैं हम, कंजंक्शन इसलिए ले रहे हैं टू अ कस्प, केतु कितने डिग्री का है, 155 डिग्री का, और कस्प कितने डिग्री की है, 157। इट इज इन द रेंज ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट, सो वी टेक कंजंक्शन टू अ कस्प एंड विद द कस्प। एंड कौन सी कस्प है, 11वीं कस्प है, इसलिए हमने 11 यहाँ पे 11 नंबर लिख दिया। 11 मतलब वो 11वीं कस्प, 11वें घर का 11वीं कस्प का सिग्निफिकेटर बन गया। फर्दर वी विल सी एस्पेक्ट टू अ कस्प। हमने फर्दर क्या देखना है,
एस्पेक्ट टू अ कस्प, देखिए कोई भी प्लेनेट अपने से 180 डिग्री पे एस्पेक्ट करता है, केतु भी करेगा। और हमने ऑर्बिट क्या लेना है, 180 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट कम और 3 डिग्री 20 मिनट ज्यादा, यानी 177 टू 183 डिग्रीज में यदि कोई कस्प होगी तो केतु उसका भी सिग्निफिकेटर बनेगा। अब देखिए केतु की क्या डिग्री है, 155, तो 155 में 180 जोड़ दीजिए, कितना आया, 335। और कस्प 5 की डिग्री देखिए 337, तो अर्थात क्या हुआ, 335 और 337, यानी 335 एंड 337 के बीच में द डिफरेंस इज लेस देन 3 डिग्री 20 मिनट, सो केतु बिकम्स अ सिग्निफिकेटर ऑफ एस्पेक्ट 5 ऑल्सो। तो केतु के क्या सिग्निफिकेटर हो गए, 10, 10, 8, 11, 11 एंड 5। सो दीज आर द सिग्निफिकेटर्स ऑफ केतु एट स्टेप 1 लेवल। अब अर्थ को देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको नाड़ी के सिग्निफिकेटर्स भी मिलाऊंगा कि नाड़ी के अनुसार क्या बनते हैं सिग्निफिकेटर। प्लेनेट लेवल पे केतु के बनेंगे 3, 4, 8, 10, 11, क्योंकि नाड़ी का जो प्रिंसिपल है, नाड़ी क्या कहती है, एस्पेक्ट कंजंक्शन, और साथ में वो जिस हाउस में साइन लॉर्ड का उसके भी सिग्निफिकेटर। तो नाड़ी के आएंगे 3, 4, 8, 10, 11। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग द सिग्निफिकेटर्स ऑफ केतु एट प्लेनेट लेवल एंड देन एट स्टेप 2, स्टेप 3, नाड़ी के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। द अर्थ इज, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हाउ द सिग्निफिकेटर, हाउ द एस्पेक्ट टू अ कस्प एंड एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट ऑन द प्लेनेट एंड कंजंक्शन, किस तरह कंजंक्शन विद द कस्प और या कंजंक्शन विद द प्लैनेट किस तरह सिग्निफिकेटर्स को बदल देती है। और इसीलिए जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो 4 स्टेप से अधिक सटीक आएंगे कंपेयर टू जस्ट नाड़ी के सिग्निफिकेटर्स और जस्ट टेकिंग द प्लेसमेंट अर्थात रेजिडेंस एंड द ओनरशिप को। तो अब आगे हम स्टेप 2 में पढ़ेंगे कि केतु के क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, एंड देन in my further videos I'll be giving you the total 9 planet के significators and then we will be discussing this chart। ये चार्ट बहुत ही मशहूर आदमी का है, रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है। एंड देन आई ओपन अप व्हाई इफ वी ओनली कंसिडर नाड़ी सिग्निफिकेटर्स यू विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट कि इस आदमी ने। चलिए केतु के स्टेप 2 लेवल पे अब हम सिग्निफिकेटर निकालते हैं। केतु किसके स्टार में बैठा है, यानी किसके नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है। तो हम सूर्य लिखते हैं स्टेप 2 के आगे और देखते हैं ये 6 कंडीशंस में सूर्य क्या क्या रिजल्ट देगा। देखिए सूर्य बैठा कहाँ पे है, देखिए स्टेप 2 लेवल पे हमने कहा प्लेनेट अपने स्टार के नक्षत्र स्टार के रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे हमने 6 की 6 कंसिडर करनी है। अब हमने सन को फर्दर नहीं देखना, जैसे केतु को देखा था, केतु के स्टार में कोई नहीं था तब हमने प्लेनेट लेवल पे लिखा, लेकिन यहाँ सन स्टार लेवल पे सिंपल ऑल 6 क्राइटेरियाज में देखेंगे, जहां जहां रिजल्ट आएगा लिखेंगे। सबसे पहले रेजिडेंस, सन बैठा कहाँ पे हुआ है, देखिए सीधा केपी चार्ट में देखिए सूर्य बैठा है 10वें घर में, तो हमने 10 नंबर लिख दिया। ओनरशिप वही है, वही सेम राशि अपनी ही राशि में बैठा है, तो आगे नहीं लिखा। कंजंक्शन टू अ कस्प, कौन से कस्प के नजदीक है, देखिए कोई कंजंक्शन बन रही है सूर्य की क्या डिग्री है, 150, और 11वीं कस्प कितने की है, 157 डिग्रीज की, तो कंजंक्शन नहीं है, इसलिए वी डू नॉट, तो कंजंक्शन टू अ कस्प नहीं है सूर्य की। फर्दर देखते हैं कंजंक्शन टू अ प्लेनेट, कौन कौन से प्लेनेट से कंजंक्शन है, देखिए सूर्य 150 डिग्री का है और मरकरी भी 150 का है और सैटर्न भी 149 डिग्री का है। डिग्रीज आपके सामने है स्क्रीन पे, स्लाइड पे। इट क्लियरली इट इज विद इन 3 डिग्रीज 20 मिनट्स। मरकरी तो साथ ही साथ है, लगभग बराबर डिग्री, तो मरकरी और सूर्य की डिग्री बराबर है 150 एंड 150, तो इसका मतलब कंजंक्शन हो गई। तो कंजंक्शन विद मरकरी, मरकरी कहाँ बैठा है, मरकरी कस्पल कुंडली केपी चार्ट में देखिए मरकरी बैठा है 10वें घर में। स्वामी, ओनरशिप किसकी है, 3rd और 6th की है, खाली है थर्ड राशि और 6th राशि खाली है। कौन से घर बनते हैं, 8वें और 11वें घर बनते हैं, और 8वां और 11वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, सो वी राइट 10, 8, 11, मरकरी सिटिंग इन 10th। ओनरशिप कौन सी राशि, 3rd एंड 6th,
तो राशि कहाँ पड़ रही है, 8वें और 11वें घर में। सो वी राइट 10, 8, 11। फर्दर अब सैटर्न को देखिए, सैटर्न की डिग्री 149, सूर्य की डिग्री 150, क्लियर इंडिकेशन 3 डिग्री के अंदर है, कंजंक्शन ओके। सैटर्न कहाँ बैठा है, 10वें घर में। ओनर कौन कौन सी राशि का, कौन से घरों का बनेगा, कौन सी राशि सैटर्न की है, 10वीं 11वीं राशि होती है। और कौन से घर बन रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 4, 3 और 4। लेकिन हम 3 ही लिखेंगे, चौथा क्यों नहीं लिखेंगे, 3 इसलिए लिखेंगे, देखिए तीसरा नंबर घर, 10 नंबर राशि, 1, 2, 3, थर्ड नंबर घर, थर्ड नंबर घर में कोई प्लेनेट नहीं है, सो वी राइट 3। चौथे घर में राशि सैटर्न की ही पड़ती है, लेकिन जुपिटर राहु है, इसलिए सैटर्न जो है चौथे घर का सिग्निफिकेटर नहीं बनेगा। चलिए केतु के स्टेप 3 पे हमने सिग्निफिकेटर निकालने हैं। अब स्टेप 3 कैसे हम देखेंगे, केतु कौन से सब में बैठा है, मरकरी के सब में बैठा है। तो स्टेप 1 और स्टेप 3 के रूल एक है, तो हम सीधा देखेंगे क्या मरकरी के नक्षत्र या स्टार में कोई प्लेनेट है। मरकरी के नक्षत्र स्टार में कोई प्लेनेट नहीं है, नो प्लेनेट इन स्टार ऑफ मरकरी, देयरफॉर इट विल सिग्निफाई जहां वो बैठा है। किधर बैठा है मरकरी, 10वें घर में बैठा है मरकरी। केपी चार्ट में देखिए 10वें घर में बैठा है रेजिडेंस, तो हम 10 नंबर लिख देंगे। ओनरशिप कौन से घरों की है, जहां उसकी राशियां पड़ेंगी। तीसरी छठी राशि कहाँ पड़ती है, 8वें और 11वें घर में, तो हम 8 और 11 लिखेंगे। नाउ वी विल सी कंजंक्शन किसके साथ है, मरकरी की। मरकरी कितने डिग्री का है, मरकरी 150 डिग्री का है। और सन कितने डिग्री का है, 150 डिग्री का है। तो सन के साथ कंजंक्शन है। सन किधर बैठा हुआ है, 10वें घर में, 10वां लिख देंगे। ओनरशिप के माध्यम से भी 10वां आता है, तो 10 ही लिखा हुआ है। फर्दर सैटर्न का देखेंगे, कंजंक्शन किसके साथ है, सैटर्न के साथ। सैटर्न इज 149 डिग्रीज, मरकरी इज हाउ मेनी डिग्रीज, 150 डिग्रीज। सो डिफरेंस ऑफ ओनली 1 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट का ऑर्बिट है, तो 3 डिग्री 20 मिनट तक हो सकता है। तो हम कंजंक्शन सैटर्न से लेंगे। चलिए सैटर्न के साथ हम सैटर्न के सिग्निफिकेटर लिखते हैं। सैटर्न कौन से घर में बैठा, 10वें घर में। राशि कौन सी है सैटर्न की, 10वीं 11वीं। कौन से घर पड़ते हैं, तीसरे और चौथे। तीसरे घर में कोई नहीं बैठा है, इसलिए हमने तीसरा लिख दिया। चौथे घर में जुपिटर रहा हुआ है, इसलिए हमने नहीं लिखना। तो हमारे सिग्निफिकेटर्स आगे आगे 10, 10, 8, 11, 10, 3 एंड 10। चलिए स्टेप 4 के सिग्निफिकेटर निकालते हैं। स्टेप 4 पे हम देखेंगे जो सब लॉर्ड है उसका स्टार लॉर्ड कौन है। देखिए मरकरी यहाँ पे सब लॉर्ड है, केतु मरकरी के सब में है। और मरकरी कौन से स्टार में बैठा हुआ है, देखिए मरकरी बैठा हुआ है सन के स्टार में। तो स्टार ऑफ सब लॉर्ड इज सन। सन की हमने पहले भी स्टेप 2 पे सिग्निफिकेटर निकाले हैं। स्टेप 2 स्टेप 4 का फॉर्मूला वही है। हमने छो ढंग जो ऊपर लिखा है, रेजिडेंस, ओनर, कंजंक्शन टू कस्ट, कंजंक्शन प्लैनेट, एस्पेक्ट बाय प्लैनेट और एस्पेक्ट कस्ट, ये सब देखना है। जो जो देखते हैं सन, क्या सन के सिग्निफिकेटर। सन कौन से घर में बैठा है, 10वें घर में। हमने देखना किससे, केपी चार्ट से। ओनर सेम 10वां घर आया, तो इसलिए ब्लैंक लिखा है। कंजंक्शन विद मरकरी है, क्योंकि सन 150 डिग्री, मरकरी 150 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर। तो मरकरी के सिग्निफिकेटर क्या होंगे, कौन से घर में बैठा मरकरी, 11। 8वां और 11वां घर खाली है, तो इसलिए 8वां 11वां राशि मरकरी की वहीं पड़ती है 8वें और 11वें घर पे, तो 8, 10, 11। कंजंक्शन हम सैटर्न के साथ लिखेंगे। सैटर्न कौन से घर में बैठा, 10वें में। ओनरशिप कौन सी राशि के माध्यम से मिलेगी, तीसरे और चौथे घर की। तीसरा घर केवल लिखेंगे क्योंकि तीसरा खाली है। चौथे घर में जुपिटर राहु है, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। तो सन के हमारे क्या आ गए सिग्निफिकेटर, 10, 8, 10, 11, 3 और 10। चलिए हम अब वीनस के सिग्निफिकेटर निकालेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 पे। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे वीनस। स्टेप 1 पे वीनस क्या अपने रिजल्ट देगा, क्या उसका पोजिशनल स्टेटस है कि नहीं है। तो इसके लिए वीनस देखेंगे किसके नक्षत्र में बैठा है। तो वीनस के नक्षत्र में बैठा है, तो वेरी गुड। तो अब तो वो उसका पोजिशनल स्टेटस हो गया, अब वो अपने रिजल्ट देगा। फर्दर वीनस किसके सब में बैठा है, सूर्य के सब में बैठा है। और सूर्य का कौन से स्टार में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, सूर्य अपने ही स्टार में बैठा है।
तो इट मीन्स स्टेप 1 पे वीनस के रिजल्ट देखेंगे, स्टेप 2 पे वीनस पे, स्टेप 3 पे सन के, और स्टेप 4 पे भी सन के। तो चलिए स्टेप 1 पे वीनस के रिजल्ट देखते हैं। 6 कंडीशंस देखनी है, जो लागू होंगी वो हम सिग्निफिकेटर लिखेंगे। देखिए स्टेप 1 पे वीनस रेजिडेंस कहाँ पे है, 10वें घर पे है, 10वां हम लिखेंगे। ओनरशिप कौन सी है, वीनस की दूसरी और 7वीं राशि होती है। तो यहाँ पे दूसरी और 7वीं राशि में कौन से घर हुए, केपी चार्ट देखिए, दूसरे जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ पे 7वां घर हुआ, तो हमने ओनरशिप के आगे लिख दिया 7। लेकिन 7वीं राशि 12वां घर पड़ता है, लेकिन हम 12 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12वें घर में यहाँ पे मंगल बैठ गया, तो इसलिए हमने 12वां नहीं लिखा। तो वीनस किसका सिग्निफिकेटर बन गया, 10वें 10th एंड 7th, 10वें घर का और 7वें घर का, 10वां प्लेसमेंट की वजह से और 7वां ओनरशिप की वजह से। सिमिलरली स्टेप 2 पे वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है, वीनस अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो वीनस के रेजिडेंस और ओनरशिप वही सेम 10th और 7th, और वीनस की डिग्री कितनी है 135 और सूर्य की 150, तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी भी प्रकार का कंजंक्शन का होने का, तो आपस में कोई फेरबदल नहीं। चलिए, लेकिन वीनस के बैठा किसके सब में है, सन के सब में बैठा है। तो स्टेप 3 पे, अब स्टेप 3 पे फिर हम देखेंगे कि सन को, क्या अगर सन के नक्षत्र में कोई और प्लेनेट बैठा है, या यहाँ पे देखिए यहाँ पे सन अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया, तो हम सन के यहाँ पे सिग्निफिकेटर लिखेंगे। तो सन कहाँ बैठा है, 10वें घर में बैठा है। किसके साथ कंजंक्शन है सन की, मरकरी और सैटर्न की। हमने पहले भी डिस्कस किया, मरकरी के क्या रिजल्ट आएंगे, मरकरी बैठा 10वें में है, 8वें और 11वें घर का मालिक है, तो 8, 10, 11 लिख दिया। उसी तरह कंजंक्शन सैटर्न के साथ, सैटर्न बैठा 10वें में, ओनरशिप के माध्यम से स्वामी कौन कौन से घरों का है, तीसरे और चौथे घर का। तीसरा लिखेंगे, चौथा इसलिए नहीं क्योंकि जुपिटर राहु वहाँ पे ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं, तो चौथा नहीं लिखेंगे। तो सन के क्या सिग्निफिकेटर आ गए, 10, 8, 10, 11 एंड 3, 10। सिमिलरली स्टेप 4 सूर्य के नक्षत्र में है, तो सेम सिग्निफिकेटर, तो वही हमारे पास सिग्निफिकेटर आ गए। तो ये सिग्निफिकेटर आपके पास स्क्रीन पे हैं। चलिए फर्दर वीनस के हम नाड़ी सिग्निफिकेटर भी निकालते हैं। देखिए नाड़ी के अनुसार वीनस कहाँ बैठा है, 10वें घर में 10 लिख दिया। वीनस की ओनरशिप कहाँ है, दूसरी और 7वीं राशि कहाँ पड़ती है, केपी चार्ट में देखिए 7वें और 12वें घर में, तो 7 और 12 लिख दिया। वीनस स्टार में किसके है, वीनस के, तो 7, 10, 12 आ गया। सूर्य के सब में है, सूर्य किधर बैठा है, 10वें घर में बैठा है, तो 10 लिख दिया। अब देखिए फर्क देखिए, यहाँ पे 12वां जो नंबर है, 12वां घर है, वो सिग्निफिकेटर नहीं बना 4 स्टेप में, अर्थात जो प्राइमरी सिग्निफिकेटर है उसमें 12 नंबर चला गया। अर्थ क्या हुआ, वीनस 12वें घर के रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। हम आगे देखेंगे, जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कितनी पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। और देखिए स्टेप 3 लेवल पे देखिए, सूर्य केवल यहाँ पे 10 नंबर स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन नाड़ी में केवल स्टेटस दिखा रहा है। नाड़ी में सूर्य 10 का सिग्निफिकेटर है, लेकिन स्टेप 4 में प्राइम सिग्निफिकेटर देखिए कौन कौन से आ गए, 8, 10, 11, 3, 10, अर्थात क्या है, 3, 10, 11 सक्सेस दिखा रहा है, बहुत जबरदस्त। वही सब भी वही है, तो कितना सक्सेस दिखाता है, 3, 11, 10, मतलब हर तरह से मदद, मतलब पूरी रूपरेखा बदल रही है धीरे धीरे। और भी देखेंगे प्लैनेट के सिग्निफिकेटर जब बदलेंगे, एंड देन जब विश्लेषण करेंगे तो नाड़ी के माध्यम से भी करेंगे और 4 स्टेप के माध्यम से। और ये नोन फिगर है, वाई आई हैव टेकन दिस कुंडली, बिकॉज इनके बारे में आप सब जानते हैं। और जब हम विश्लेषण करेंगे और जो इनके साथ जीवन में घटनाएं हुई वो एक खुली किताब है, तो आप आसानी से देख पाएंगे कि हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड हाउ 4 स्टेप इज अ काइंड ऑफ अ बेटर मेथोडोलॉजी टू प्रिडिक्ट। सटीक प्रिडिक्शन के लिए एक अच्छा तरीका है 4 स्टेप का। चलिए स्टेप 1 पे सूर्य के सिग्निफिकेटर निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या सूर्य के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, लेकिन इस केस में सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य को पोजिशनल स्टेटस मिल जाता है। तो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है,
कस्पल कुंडली देखिए केपी चार्ट 10वें घर में, तो हम 10 लिखेंगे रेजिडेंस के सामने। कंजक्शन किसके साथ है? मरकरी के साथ और शनि के साथ है। तो मरकरी कहाँ पे बैठा है? 10वें में। 8वें और 11वें घर का मालिक दोनों खाली भी हैं। सिमिलरली सैटर्न कहाँ पे बैठा है? 10वें घर में बैठा है, तीसरे और चौथे का मालिक है, लेकिन तीसरा लिखेंगे, चौथा इसलिए नहीं क्योंकि जुपिटर रहा हुआ है। सिमिलरली अब स्टेप 2 पे सूर्य के सिग्निफिकेटर वही सेम होंगे क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में है। फर्दर स्टेप 3, सूर्य किसके सब में है? राहु के सब में। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, अगर स्टेप 1 और स्टेप 3 के रूल कॉमन है, स्टेप 3 पे कोई भी प्लैनेट है, राहु है, हमने क्या देखते हैं, क्या राहु के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है? यस है, जुपिटर है, जुपिटर इन राहु स्टार, देयरफॉर राहु विल नॉट गिव एनी प्राइम सिग्निफिकेटर। मतलब वो जो 6 हैं उनमें से केवल एक ही गुण देने में कैपेसिटी है। अगर उसकी राहु की कंजंक्शन टू अ कस्प है तो राहु की कंजंक्शन विद अ कस्प है, मतलब राहु की डिग्री देखते हैं, राहु की डिग्री कितनी है? राहु की डिग्री 335 है, तो और कस्प 5 की डिग्री क्या है? 337। सो इट इज विद इन एन ऑर्बिट ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट। तो राहु केवल कंजंक्शन विद कस्प के ही रिजल्ट देगा। जब किसी भी प्लैनेट के स्टार में कोई प्लैनेट और होता है, जैसे राहु के स्टार में जुपिटर बैठा हुआ है, तो राहु पोजिशनल स्टेटस गवा देता है, अर्थात वो रेजिडेंस के माध्यम से, ओनरशिप के माध्यम से, कंजंक्शन टू प्लैनेट के माध्यम से, एस्पेक्टेड बाय अ प्लैनेट या एस्पेक्ट टू अ कस्प के गुण नहीं देगा। केवल देखना है उस केस में हमने एक ही गुण, यानी कंजंक्शन टू अ कस्प, अर्थात अगर प्लैनेट किसी भी कस्प के नज़दीक है तो वो उसके रिजल्ट देगा। राहु 5वीं कस्प के नज़दीक है, इसलिए केवल 5वें का रिजल्ट देगा। फर्दर क्या देखना है, राहु किसके स्टार में बैठा है? यहाँ शनि के स्टार में बैठा है। जब शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर में, तो रेजिडेंस 10। ओनर क्या है? ओन क्या करता है शनि? तीसरा और चौथा घर, लेकिन लिखेंगे केवल 3, चौथा इसलिए नहीं लिखेंगे, जुपिटर राहु बैठे हैं। किसके साथ कंजंक्शन है? सूर्य और मरकरी, तो सैटर्न सूर्य और मरकरी के गुण ले लेगा। सूर्य कहाँ बैठा है? 10वें घर में बैठा है। मरकरी कहाँ बैठा है? 10वें घर में। स्वामी किसका है? 8वें और 11वें घर का। लेकिन 8वां 11वां दोनों क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों एम्प्टी हैं। अब देखिए शनि दृष्टि डाल रहा है, शनि तीसरे, 7वें और 10वें घर को दृष्टि डालता है, तो हम यहाँ पे दृष्टियाँ घरों के हिसाब से नहीं, डिग्री के हिसाब से लेते हैं। तो अर्थात क्या हुआ, हमने शनि की दृष्टि देखनी है 60 डिग्रीज प्लस माइनस 3 डिग्री 20 मिनट्स, एंड जो 10वीं दृष्टि है वो 9 इंटू 30 270 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री 20 मिनट। तो अब देखते हैं कि पहला कस्प की डिग्री क्या है। शनि 149 डिग्रीज का बैठा हुआ है। 149 में हम 60 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 209 डिग्री। और फर्स्ट कस्प कितने डिग्री की है? 211, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर रेंज में है। तो इसलिए शनि अपनी तीसरी दृष्टि से फर्स्ट कस्प का सिग्निफिकेटर बन गया। अब फर्दर क्या देखना है, शनि की 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब 10वीं दृष्टि में 270 जोड़ेंगे, शनि में 149 प्लस 270 करिए, जब आप जोड़ेंगे तो 419 आया, उसमें से 360 घटाइए, 59 डिग्रीज पे एस्पेक्ट है, 10वां एस्पेक्ट शनि का, 9 इंटू 30 करके 270 करके, तो इसका मतलब क्या हुआ? 59 डिग्रीज। कस्प 8 कितनी डिग्री पे है? 60 डिग्री पे, 3 डिग्री 20 मिनट की ऑर्बिट के अंदर है। तो शनि 8वीं कस्प का भी रिजल्ट देगा, यानी 8वें घर का रिजल्ट देगा। सिग्निफिकेटर स्लाइड पे आपके सामने। अब देखिए सन के हम नाड़ी के सिग्निफिकेटर निकालेंगे। देखिए प्लैनेट सन किधर बैठा है? कस्पल कुंडली अर्थात केपी चार्ट में देखेंगे, सन बैठा हुआ है 10वें घर में, केवल 10, ओनरशिप भी वही, 5वीं राशि 10वें घर पे, तो 10
अपने स्टार में बैठा है 10 और सब किसके सब में है, राहु के सब में है। तो राहु के हम कैसे निकालते हैं, एस्पेक्ट देखेंगे, एस्पेक्ट किसका है, हम देखेंगे एस्पेक्ट यहाँ से सन मरकरी का एस्पेक्ट है राहु के ऊपर, किसकी राशि में बैठा है, जुपिटर की राशि में। तो हमारे जो सिग्निफिकेटर आएंगे 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, ये नाड़ी के हिसाब से हमारे सिग्निफिकेटर आ गए। चलिए मून के सिग्निफिकेटर निकालते हैं। मून बैठा किधर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या ओनरशिप है उसकी। देखिए मून के यहाँ हम सिग्निफिकेटर क्यों लिखेंगे स्टेप 1 में, वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि मून के नक्षत्र या मून के स्टार में कोई भी प्लैनेट नहीं है। सो मून गेट्स द क्या कहते हैं पोजिशनल स्टेटस उसको मिल गया। तो आप देखेंगे कहाँ मून बैठा है, मून बैठा है पहले घर में। सो वी राइट 1। ओनरशिप चौथी राशि कहाँ पड़ती है, 9वां, एंड इट इज एम्प्टी, सो वी राइट 9th हाउस। सो मून बिकम्स द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 9। फर्दर वी सी कि मून किसके नक्षत्र में है, शनि के, सैटर्न के नक्षत्र में है। तो अब यहाँ पे तो सारे ही सिग्निफिकेटर लिखेंगे हम स्टार लेवल पे। तो सैटर्न किधर बैठा है, सैटर्न बैठा 10वें घर में। ओनरशिप कौन सी, तो 10 लिखा। ओनरशिप कौन सी है, तीसरे और चौथे घर की। लेकिन तीसरा लिखेंगे, चौथा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए चौथे घर में जुपिटर और राहु है, तो इसलिए हम चौथा घर नहीं लिखेंगे। सो वी गेट 10 रेजिडेंस ओनरशिप के माध्यम से तीसरा। अब देखिए सैटर्न की कंजंक्शन है सन के साथ और मरकरी के साथ, हमने पहले भी पढ़ा है, विद इन 3 डिग्रीज 20 मिनट्स है। तो सन का बैठा है 10वें में और स्वामी भी उसकी 10वीं में है, तो 10 ही लिखेंगे। मरकरी बैठा 10वें में केपी चार्ट में देखिए, और ओनरशिप कौन से घरों की है, 8वें और 11वें घरों की। अब देखिए यहाँ 8वां और 11वां घर खाली है, तो हमने 8, 11 दोनों लिखा। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे। वीनस अपने ही नक्षत्र में बैठा है। सो वीनस का को पोजिशनल स्टेटस मिल गया। तो वीनस कहाँ बैठा है, 10वें घर में। ओनरशिप कहाँ की है, दूसरी और 7वीं राशि। दूसरी राशि कहाँ पड़ती है, 7वें घर में। 7वां घर एम्प्टी, सो वी राइट 7th हाउस। 7वीं राशि कहाँ पे है, 12वां। लेकिन वाई वी आर नॉट राइटिंग 12th हाउस, बिकॉज मार्स है वहाँ पे। सो वीनस बिकम सिग्निफिकेटर ऑफ 10th हाउस एंड 7th हाउस। ये प्राइमरी सिग्निफिकेटर ही हम लिख रहे हैं। सिमिलरली इन स्टेप 4 वीनस फिर वही 10 और 7 को सिग्निफाई करेगा स्टार लेवल पे। दिस इज हाउ वी गेट द सिग्निफिकेटर्स ऑफ मून। चलिए अब मार्स के सिग्निफिकेटर निकालते हैं। देखिए पहले तो हमने स्टेप 1 पे यदि हमने मार्स के सिग्निफिकेटर निकालने हैं, मार्स प्लैनेट को निकालना है, मार्स प्लैनेट एट स्टेप 1, तो उसको देखेंगे क्या वो उसका पोजिशनल स्टेटस है, क्या उसमें क्षमता है। तो देखिए मार्स की कैसे चेक करेंगे, हमने देखना है मार्स के स्टार में कोई प्लैनेट बैठा है, कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो इट मीन्स मार्स गेट्स द पोजिशनल स्टेटस। अब मार्स के सिग्निफिकेटर, रेजिडेंस कहाँ बैठा है मार्स, 12वें घर में, 12 लिख दिया रेजिडेंस में। आगे ओनर कहाँ का है, पहली और 8वीं राशि कहाँ पड़ती है, 8वीं राशि पहले घर में ही पड़ती है, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले घर में केपी चार्ट में देखिए मून लिखा हुआ है, और पहले घर में 8वीं राशि जहाँ पड़ती है मून है, तो इसलिए पहला घर नहीं लिखा जाएगा। और पहली राशि कहाँ पड़ती है, छठे घर में, तो छठे घर में कोई प्लैनेट नहीं है। सो वी राइट ओनरशिप के माध्यम से मार्स ने 6th हाउस को सिग्निफाई किया। आगे कंजंक्शन टू कस्प, मार्स कितनी डिग्री का है, मार्स 211 डिग्री का है। कस्प एक कितनी डिग्री पे है, 211। सो कंजंक्शन 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर होना चाहिए। ये तो सेम टू सेम आ गया लगभग। तो इट विल बी सिग्निफिकेटर ऑफ कस्प 1 यानी हाउस 1, तो 1 लिख दिया। आगे देखिए सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है मार्स को अपनी तीसरी दृष्टि से। तीसरी दृष्टि का अर्थ क्या हो गया, हमने 2 इंटू 30 60 डिग्री जोड़ना है मार्स के अंदर, सैटर्न के अंदर। देखिए 149 प्लस 60 करते हैं तो कितनी डिग्री आता है, 209 डिग्री, और 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर मार्स को एस्पेक्ट किया, तो सैटर्न ने अपने गुण मार्स को दे दिए। तो मार्स क्या सिग्निफाई करेगा, सैटर्न को भी, जो सैटर्न के सिग्निफिकेटर हैं, यानी 3 और 10 को। फर्दर आगे अब मार्स एस्पेक्ट भी करेगा कस्प को, अगर वो रेंज में आ जाए ±3 डिग्री 20 मिनट्स के कोई। मार्स का कौन सा एस्पेक्ट होता है, चौथा 7वां और 8वां। अब देखिए 7वें और 8वें एस्पेक्ट को देखिए, यानी कि
सातवें एस्पेक्ट के लिए किसको जोड़ेंगे, 180 डिग्री को जोड़िए, 211 डिग्री मार्स है, 211 में जब 180 जोड़ते हैं 391 माइनस 360 31 डिग्रीज, 31 डिग्रीज पे कौन सी कस्प आ गई, कस्प 7 आ गई। तो जब हमने 180 डिग्री जोड़ा 211 में 391 माइनस 360 तो 31 डिग्री, 31 डिग्री पे कौन सी कस्प आ गई, कस्प 7 नाउ। तो इसका मतलब 7 का सिग्निफिकेटर हो गया मार्स। अब देखिए 8 वैदिक एस्पेक्ट कौन सा है, 4 7 8 है मार्स का, तो आठवें के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 30 210 डिग्री हमने 211 में जोड़ा, 421 माइनस 360 61 डिग्री आ गया, 61 डिग्री का स्पेड कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर। तो मार्स बिकम्स अ सिग्निफिकेटर ऑफ 8 कस्प ऑल्सो। तो सिग्निफिकेटर सारे सामने आ गए स्टेप 1 के, 12 6 1 3 10 7 एंड 8। सिमिलरली नाउ मार्स किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है जुपिटर के नक्षत्र में। सो अब हम जुपिटर के सिग्निफिकेटर ढूंढेंगे। चलिए जुपिटर जो कि नक्षत्र में है, मार्स जुपिटर के नक्षत्र में है, जुपिटर के सिग्निफिकेटर देखते हैं। जुपिटर किधर बैठा है, चौथे घर में, रेजिडेंस के सामने 4 आ गया। ओनर कौन से घर का है, जहाँ पे 9वीं और 12वीं राशि पड़ती है, 9वीं राशि किधर पड़ती है, दूसरे घर में और 5वें घर में। तो 2 और 5 क्यों लिखा, क्योंकि 2 और दूसरे सेकेंड हाउस एंड 5th हाउस आर एम्प्टी, नो अदर प्लैनेट, सो वी राइट 2 and 5। नाउ जुपिटर की कंजंक्शन है चौथी कस्प के साथ। जुपिटर how many degrees in the chart, Jupiter is 306 degrees and cusp 4, Jupiter is 306 degrees, cusp 4 is 305 degrees, 3 degrees 20 minutes के अंदर। So Jupiter becomes a significator of cusp 4 also. Now why it becomes the significator of 10 and 12, because it is aspecting। अब aspect देखते हैं, Jupiter 306 डिग्री का है, 180 से 306 में 180 जोड़ दीजिए, 306 प्लस 180 इट कम्स आउट टू बी 486 माइनस 360 करिए 126 डिग्रीज, और कस्प टाइम कितने डिग्रीज पे है, 125 डिग्रीज पे। तो 1 डिग्री का ही फर्क है, 3 डिग्री 20 मिनट का ऑर्बिट है, अर्थात जुपिटर 10वीं कस्प का भी रिजल्ट देगा। अब आगे जोड़िए, उसमें जुपिटर 5वें 7वें और 9वें घर को एस्पेक्ट करता है। तो हमने 5वां लिया, 7वां ले लिया है, अब हम लेंगे 9वां। तो उसके लिए क्या करेंगे, 240 डिग्री, क्योंकि 7 9वां, तो वी विल टेक 240 बिकॉज 9 से 1 कम 8, 8 इंटू 30 240, 306 में 240 जोड़ा 546 आया, 360 घटाया 186 डिग्रीज आया, and cusp 12 is at 186, so it is becomes a significator of cusp 12 also। so जुपिटर के स्टार लेवल पे क्या सिग्निफिकेटर आ गए, 4 2 5 4 10 और 12। सिमिलरली अब स्टेप 3 पे मार्स को देखते हैं। मार्स अपने ही स्टार में है, सो मार्स हैज द पोजिशनल स्टेटस। तो यहाँ पे मार्स के सिग्निफिकेटर लिखे जाएंगे, जैसे हमने स्टेप 1 पे भी मार्स था वही सिग्निफिकेटर सेम रिपीट होंगे। स्टेप 4 पे, स्टेप 2 पे हमने जुपिटर के निकाले हैं, वही स्टार है, स्टार ऑफ मार्स में है, तो वही स्टेप 4 पे जुपिटर के 4 2 5 4 10 12 सिग्निफिकेटर बन जाएंगे। चलिए अब राहु के सिग्निफिकेटर हम निकालेंगे स्टेप 1 पे। सबसे पहले क्या देखना है, स्टेप 1 पोजिशनल स्टेटस राहु को तब मिलेगा यदि राहु के नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है। ऐसा नहीं है, बिकॉज राहु के नक्षत्र में वी हैव, राहु इज नॉट हैविंग पोजिशनल स्टेटस। यदि हम चेक करते हैं, हम देखते हैं जुपिटर इज इन स्टार ऑफ राहु, सो राहु के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है। तो ऊपर जो 6 मेंशन्ड हैं, रेजिडेंस, ओनर, कंजंक्शन टू कस्प, कंजंक्शन प्लैनेट, एस्पेक्ट बाय प्लैनेट और एस्पेक्ट का, इसमें सिर्फ जब भी स्टेप 1 स्टेप 3 पे प्लैनेट पे पोजिशनल स्टेटस ना हो, अर्थात उसके नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, तो केवल एक ही कंडीशन लागू होती है, वो है कंजंक्शन टू कस्प। अब देखिए राहु कस्प 5 का क्यों सिग्निफिकेटर है, क्योंकि वो कस्प 5 के पास है। राहु 335 डिग्रीज का है और कस्प 5 है हमारी 337 डिग्रीज, विद इन एन ऑर्बिट ऑफ 3 degrees 20 minutes. So राहु becomes a significator of cusp 5 कंजंक्शन मानी जाएगी। अब चलिए हम आगे चलते हैं, राहु किसके नक्षत्र में, स्टार में है।
राहु इज इन स्टार ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न कहाँ बैठा है, यहाँ पे सैटर्न के स्टार लेवल पे स्टेप 2 स्टेप 4 पे स्टार लेवल पे सारे ही सिग्निफिकेटर लिखे जाएंगे। सैटर्न कहाँ बैठा है, 10वें घर में बैठा है। ओनरशिप कहाँ है, जहाँ उसकी राशियां पड़ेंगी 10वीं 11वीं, तीसरे और चौथे घर में। चौथा इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जुपिटर राहु है, वी ओनली राइट 3 थर्ड हाउस। फर्दर कंजंक्शन सन के साथ है, सन की तरह 10वें घर में बैठा है, ओनरशिप भी वही है तो 10 लिखेंगे। ओनरशिप तो फर्दर हम देखेंगे सैटर्न की कंजंक्शन मरकरी के साथ है। अब मरकरी किधर बैठा है, 10वें घर में बैठा है। स्वामी कहाँ कहाँ का है, 8वां और 11वां, 8वां और 11वां लिखेंगे बिकॉज दे आर एम्प्टी। सो नाउ वी गेट सिग्निफिकेटर्स एट स्टेप 2। राहु किसके नक्षत्र में, सैटर्न के, और सैटर्न के हमने सिग्निफिकेटर लिख दिए। फर्दर स्टेप 3 पे सैटर्न, हम यहाँ पे सैटर्न के कोई भी सब लेवल पे सैटर्न, राहु सैटर्न के सब में है लेकिन कोई सिग्निफिकेटर नहीं लिखेंगे। वाई, बिकॉज मून सैटर्न के स्टार में बैठा है तो सैटर्न के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है। सो वी विल नॉट राइट एनी सिग्निफिकेटर्स ऑफ सैटर्न एट स्टेप 3, अर्थात नो पोजिशनल स्टेटस बिकॉज सैटर्न के नक्षत्र स्टार में मून। चलिए अब स्टेप 4 पे सैटर्न किसके नक्षत्र में है, किसके स्टार में बैठा है, सूर्य के स्टार में बैठा है। तो सूर्य के हम लिखेंगे सिग्निफिकेटर। सूर्य किधर बैठा है, 10वें में, तो 10वां लिख दिया। कंजंक्शन है मरकरी के साथ, तो मरकरी कहाँ बैठा है, 10वें में। 8वें 11वें का स्वामी खाली है तो 8 10 11 लिखा। कंजंक्शन सैटर्न के साथ है सूर्य की, तो सैटर्न क्या सिग्निफाई करता है, 10 में बैठा है, तीसरे का ओनरशिप के माध्यम से, तो 3 और 10 लिखा। चौथा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जुपिटर राहु है। सो ये हमारे क्लियर सिग्निफिकेटर्स आ गए एट स्टेप 4 सूर्य के माध्यम से सब लेवल पे 10 8 10 11 3 एंड 10। चलिए ये हमारे राहु के स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4 पे सिग्निफिकेटर आ गए। चलिए जुपिटर के सिग्निफिकेटर हम अब निकालेंगे स्टेप 1 पे। पहले हमने क्या चेक करना है कि जुपिटर के नक्षत्र में कोई प्लेनेट तो नहीं है। वी फाइंड मार्स इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर। तो अर्थ क्या हुआ, जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस खत्म। तो जुपिटर के केवल 6 मेंशन्ड ऊपर क्राइटेरिया में हमने सिर्फ कंजंक्शन टू कस्प देखनी है। कंजंक्शन है जुपिटर कितने डिग्री का है, 306 डिग्री का। कस्प 4 कितने डिग्री की है, 305 डिग्री की। 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर, विद इन द स्पैन ऑर्बिट ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट। सो वी राइट 4 बिकॉज फोर्थ कस्प के साथ कंजंक्शन। नाउ जुपिटर किसके स्टार में है, राहु के स्टार में। तो राहु यहाँ स्टेप 2 पे राहु के सारे ही सिग्निफिकेटर लिखेंगे बिकॉज स्टार लेवल स्टार जब भी हम नक्षत्र या स्टार लेवल पे सारे ही सिग्निफिकेटर राहु के लिखेंगे। तो राहु सबसे पहले वी राइट, राहु केतु को देखने के लिए क्या लिखते हैं, राहु अगर हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो राहु केतु के जब भी हमने सिग्निफिकेटर लिखने हैं, वी सी कंजंक्शन, वी सी एस्पेक्ट, वी सी किस राशि में बैठे हैं वो, उनकी प्लेसमेंट, प्लस वी सी द स्टार, कौन से स्टार में राहु केतु बैठे हैं। तो राहु किसके स्टार में बैठा है, सैटर्न के स्टार में बैठा है। तो इसलिए वी राइट 3 एंड 10 बिकॉज सैटर्न के स्टार में, सैटर्न के सिग्निफिकेटर्स क्या हैं, सैटर्न 10वें घर में बैठा है, तीसरे घर का स्वामी के माध्यम से सिग्निफिकेटर बना। फिर राहु की कंजंक्शन, राहु कौन से घर में है, चौथे घर में बैठा है। फिर उसकी कंजंक्शन देखेंगे टू अ कस्प विद द 5th कस्प है। राहु कितने डिग्रीज का है, राहु इज एट हाउ मेनी डिग्रीज, राहु इज एट 335 डिग्रीज, आप देखिए डिग्री चार्ट में। और कस्प 5 कितने डिग्रीज की है, 337 डिग्रीज की है। सो व्हाट वी सी इज देयर इज अ कंजंक्शन विद इन 3 डिग्रीज 20 मिनट्स। कंजंक्शन हो गई राहु की कस्प 5 के साथ। सो वी राइट कंजंक्शन कस्प के नीचे वी राइट सिग्निफिकेटर 5। फर्दर राहु, अब आप राशि चार्ट में देखिए राहु किसके साइन में है, मतलब जिस घर में बैठा है उस पर किसकी कौन सी राशि पड़ रही है, देखिए 12वीं, यानी अर्थात जुपिटर की राशि है। तो जुपिटर का एजेंट हो गया। तो जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है, किधर बैठा है जुपिटर, 4th हाउस में बैठा है, 2nd और 5th हाउस का
स्वामी के माध्यम से, ओनरशिप के माध्यम से सिग्निफिकेटर बना, सिटिंग इन 4th हाउस, तो 425 लिखा। फर्दर राहु बैठा किधर है, केपी चार्ट में देखिए चौथे में, तो क्या क्या सिग्निफिकेटर आए। स्टेप 2 पे जुपिटर किसके, राहु के नक्षत्र में, और तो राहु के क्या सिग्निफिकेटर आए लिखे हमने, 3, 10, 5, 4, 2, 5 और चौथा घर। फर्दर स्टेप 2 में राहु के ही नक्षत्र में बैठा है, सो सॉरी जुपिटर राहु के नक्षत्र में है और राहु के सब में है, तो राहु के पास अपना पोजिशनल स्टेटस नहीं है, बिकॉज राहु के स्टार में जुपिटर है, तो राहु के पास अपना पोजिशनल स्टेटस नहीं है। तो स्टेप 3 पे ओनली कंडीशन वन कंडीशन आउट ऑफ 6, दैट इज कंजंक्शन टू कस्प। तो राहु की कंजंक्शन हमने ऊपर देखी किसके साथ है, 5th कस्प के साथ, इसलिए 3rd स्टेप पे सिर्फ 5 नंबर का सिग्निफिकेटर बना राहु। दोबारा समझ लीजिए, जुपिटर इज इन स्टार ऑफ राहु, सो राहु लूजेस इट्स पोजिशनल स्टेटस। तो जब पोजिशनल स्टेप 3 पे हमने पोजिशनल स्टेटस प्लैनेट का देखना होता है, जो रूल है, तो अब केवल हमने उसकी कंजंक्शन टू कस्प देखनी है। अगर उस प्लैनेट की कंजंक्शन टू कस्प है तो वो उसी को सिग्निफाई करेगा, और राहु 5वीं कस्प के पास बैठा हुआ है। 5वीं कस्प है 337 डिग्री की, राहु की डिग्री है 335, सो वी से राहु 5 नंबर का सिग्निफिकेटर राहु ने हुआ एट स्टेप 3। अब स्टेप 4 शनि, अर्थात राहु कौन से नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। राहु इज इन स्टार ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न के सिग्निफिकेटर हम ढूंढेंगे। सैटर्न किधर बैठा है, 10वें घर में बैठा है, ओनरशिप के माध्यम 3, कंजंक्शन है मरकरी के साथ 8, 10, 11, बिकॉज मरकरी सिटिंग इन 10, और 8th 11th का लॉर्डशिप के माध्यम से। सिमिलरली कंजंक्शन विद सन, 10वें घर में वो बैठा है सन। तो we get the significator 10, 3, 8, 10, 11, 10 at step 4 level for Jupiter। चलिए अब शनि के सैटर्न के सिग्निफिकेटर निकालते हैं। स्टेप 1 पे सिग्निफिकेटर निकालने के लिए हम पहले ये देखेंगे क्या शनि के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है। यस है, मून is in star of Saturn, so Saturn loses its positional status। अब हमें क्या देखना है, क्या उसकी कंजंक्शन है किसी सैटर्न की किसी कस्प के साथ। सैटर्न इज 149 डिग्रीज, देयर इज नो कंजंक्शन, सो सैटर्न के आगे ब्लैंक हो गया। चलिए अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, सैटर्न किसके नक्षत्र में है। सैटर्न बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य के जितने भी सिग्निफिकेटर हैं हम लिखेंगे। सूर्य कहाँ बैठा है, 10वें घर में बैठा है। कंजंक्शन किसके साथ है, मरकरी के साथ, तो हम लिखेंगे 8, 10, 11, बिकॉज मरकरी कहाँ बैठा है, 10वें घर में बैठा है। स्वामी कौन से घरों का है, ओनरशिप के माध्यम से 8th और 11th घर हो गए एम्प्टी हैं, इसलिए वी राइट 8 and 11। उसी की कंजंक्शन, सूर्य की कंजंक्शन फिर सैटर्न के साथ है, तो सैटर्न के क्या सिग्निफिकेटर हुए, 10वें घर में सैटर्न बैठा है, तीसरे घर का स्वामी, और चौथे का भी है, लेकिन चौथा नहीं लिखेंगे बिकॉज जुपिटर इट्स नॉट एम्प्टी, 4th हाउस नॉट एम्प्टी, सो वी हैव जुपिटर राहु देयर, सो वी जस्ट राइट 3 and 10। सो स्टेप 2 लेवल पे सैटर्न जो कि सूर्य के नक्षत्र में है, सो वी राइट सिग्निफिकेटर ऑफ सूर्य, वी राइट 10, 8, 10, 11, 3 and 10। फर्दर हम देखते हैं सैटर्न सूर्य के नक्षत्र में राहु के सब में है, तो राहु को के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है। वी विल जस्ट सी कंजंक्शन उसकी कस्प 5 के साथ है, फिर जस्ट राइट 5 एट स्टेप नंबर 3। राहु के स्टेप 3 पे हमने केवल 5 लिखा बिकॉज राहु पे पोजिशनल स्टेटस नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज राहु के नक्षत्र में प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट है, राहु के नक्षत्र में बैठा है जुपिटर, सो जुपिटर सिटिंग इन नक्षत्र ऑफ राहु, सो राहु लूजेस पोजिशनल स्टेटस, सो वी विल जस्ट सी कंजंक्शन टू कस्प। कंजंक्शन टू कस्प हमने लिखा, राहु 335 डिग्री का, जो कस्प है 337 डिग्री की है, केवल 2 डिग्री का फर्क है। हमारे पास ऑर्बिट कितना है, 3 डिग्री 20 मिनट, सो वी जस्ट राइट राहु के आगे 5। नाउ राहु किसके स्टार में है, स्टार ऑफ सब लॉर्ड, क्या हुआ, राहु इज इन स्टार ऑफ
सैटर्न, सो सैटर्न के सिग्निफिकेटर, सैटर्न किधर बैठा है 10वें घर में, ओनरशिप तीसरे की, तो एंड फर्दर कंजंक्शन विद मरकरी, मरकरी कहाँ बैठा है 10वें में, ओनरशिप के माध्यम से 8 और 11, बिकॉज बोथ आर एम्प्टी, बोथ आर ब्लैंक, सिमिलरली कंजंक्शन विद सन 10वां घर। अब सैटर्न का एस्पेक्ट देखेंगे, सैटर्न तीसरे 7वें और 10वें अपने स्थान पे करता है, तो हम डिग्री टू डिग्री लेते हैं, तो we see cusp 1 Saturn is aspecting cusp 1 and cusp 8, so at step 4 we get the significators 10 3 8 10 11 10 and 1 and 8। अब देखिए नाड़ी के जो सिग्निफिकेटर हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। नाड़ी के सैटर्न के 3 4 10, सैटर्न सिटिंग इन 10th हाउस, ओनर ऑफ वेयर राशि 10 और 11 में पड़ती है, कौन से घरों में पड़ती है, तीसरे और चौथे घर में। यहाँ पे नाड़ी में हम टोटल लिख देते हैं, इसमें एक्सक्लूड नहीं करते, वी डू नॉट टेक द प्राइम सिग्निफिकेटर्स एज वी टेक इन स्टेप 4 स्टेप थियरी। सिमिलरली स्टार लेवल पे सैटर्न किसके स्थान में है, सूर्य के स्टार पे, एंड वी राइट व्हाट वी राइट, सूर्य किधर है 10वें घर में, सिमिलरली वी राइट 10। अब सैटर्न जो है किसके सब में बैठा हुआ है, स्टार, सूर्य के स्टार में, नक्षत्र में, और किसके सब में, राहु के, और राहु के सिग्निफिकेटर 2 3 4 5 8 10 11, सिंपल। राहु कैसे सिग्निफिकेटर निकालने हैं, राहु के ऊपर एस्पेक्ट नाड़ी में कैसे देखते हैं, राहु किधर बैठा है, चौथे घर में बैठा है, एस्पेक्ट कौन से साइन में बैठा है, जुपिटर के साइन में बैठा है, इसके लिए राशि चार्ट देखेंगे, तो वी राइट द सिग्निफिकेटर्स ऑफ जुपिटर एंड देन फर्दर जो राहु के ऊपर जिनका एस्पेक्ट आ रहा है, सो वी गेट दीज सिग्निफिकेटर्स। चलिए बुध के सिग्निफिकेटर, मरकरी के सिग्निफिकेटर हम निकालते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी, क्या मरकरी के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, देयर इज नो प्लैनेट, सो मरकरी का पोजिशनल स्टेटस मिल गया। तो पोजिशनल स्टेटस मिल गया तो कहाँ बैठा है मरकरी, 10वें घर में, वी राइट 10। ओनर कहाँ है, 8वें और 11वें घर का, बिकॉज तीसरी और छठी राशि पड़ती है वहाँ पे, और कोई प्लैनेट नहीं। कंजंक्शन सन के साथ, सो वी राइट सन किधर बैठा है, 10वें घर, वी राइट 10। कंजंक्शन सैटर्न के साथ, सैटर्न कहाँ बैठा है, 10वें घर में, तीसरे घर पे 10वीं राशि पड़ती है, सो वी राइट 10। 11th राशि उसकी चौथे घर पे पड़ती है, बट वी डोंट राइट फॉर हाउस 4 बिकॉज जुपिटर और राहु बैठे। सिमिलरली नाउ एट स्टेप 2 लेवल, अर्थात मरकरी किसके स्थान में बैठा है, मरकरी बैठा है सूर्य के स्थान में, तो वी विल राइट द सिग्निफिकेटर्स ऑफ सन। सन किधर बैठा है, 10वें घर में, और कंजंक्शन मरकरी के साथ 8 10 11 आ गया, कंजंक्शन सैटर्न के साथ वी राइट 3 10। सिमिलरली मरकरी किसके सब में है, राहु के सब में है, तो राहु का पोजिशनल स्टेटस नहीं है, बिकॉज राहु हैज लॉस्ट हिज पोजिशनल स्टेटस बिकॉज जुपिटर इज इन स्टार ऑफ राहु। सो जो हमने केवल राहु की कंजंक्शन देखनी है टू अ कस्प, वो 5वीं कस्प पे साथ है, सो वी राइट 5। नाउ वी हैव टू सी राहु कौन से स्टार में, राहु सैटर्न के स्टार में, तो सैटर्न किधर बैठा है, 10वें घर में, ओनर 3rd का 4th नहीं लिखना बिकॉज इट इज नॉट एम्प्टी, सो कंजंक्शन टू अ सन है सैटर्न की, तो वी राइट 10 बिकॉज सन इज ऑल्सो प्लेस्ड इन 10th हाउस, एंड मरकरी के साथ कंजंक्शन है सन की, सैटर्न की, तो सैटर्न की मरकरी के साथ कंजंक्शन, सो 10वां घर एंड ओनरशिप के माध्यम से 8th and 11th हाउस। नाउ सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग, देखिए जो भी हमने सिग्निफिकेटर निकाले प्लैनेट्स के जिस कुंडली के, वो मोदी साहब के है। सी इट क्लियरली इंडिकेट्स अ मैन बॉर्न विद हम्बल, इन अ वेरी हम्बल फैमिली, और किस तरह जब प्लैनेट्स देते हैं पूरा दर्शाते हैं वो, मतलब इट्स अ क्लियर इंडिकेशन, कुंडली इज अ क्लियर इंडिकेशन कि देखिए फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स टू बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब देखिए, अब हम इलेक्शंस की बात हुई इंडिया में, तो मोदी जी की कुंडली में जो दशा भुक्ति अंतरा चल रहा था वो मून, केतु और राहु का था। इसको मैं नाड़ी के हिसाब से भी पढ़ूंगा, प्लस
4 स्टेप के हिसाब से जिस पद्धति में हम कंजंक्शन और एस्पेक्ट को लेते हैं, डिग्री टू डिग्री एस्पेक्ट और कंजंक्शन को, और प्राइम सिग्निफिकेटर्स लेते हैं। चलिए देखिए, उस वक्त दशा चल रही थी मोदी साहब की चंद्रमा की। चंद्रमा को 4 स्टेप में देखिए। स्टेप 1 पे 1 और 9 अर्थात भाग्य ने उनका साथ दिया। अब देखिए स्टेप 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिजल्ट जो आएंगे प्लैनेट के वो नक्षत्र से ही आते हैं। जिस नक्षत्र में प्लैनेट बैठा है, जो सिग्निफाई हो रहा है स्टेप 2 लेवल पे, उसके रिजल्ट आएंगे। अब देखिए 10, 3, 10, 8, 10, 11। 10 कितना स्ट्रांग है और 11 साथ में इच्छा पूर्ति। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि रिजल्ट मान सम्मान इच्छा पूर्ति के आते हैं। भाग्य वैसे ही साथ दे रहा है। फर्स्ट स्टेप पे देखा। आगे सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेप पे, मतलब सबलॉर्ड स्टेज पे 7 और 10, मतलब अपील टू द मासेस, समाज। 7 नंबर जो है, अपील टू द पूरा मासेस। दे हैव सपोर्टेड हिम, सपोर्ट करेंगे, और उनके जो उनका जो स्टेटस है, उनका उसको रिकग्नाइज करेंगे एज अ गवर्नमेंट, मतलब उनको एज अ गवर्नमेंट लीडर। अब देखिए आगे फर्दर हम भुक्ति को पढ़ते हैं। देखिए भुक्ति में देखिए स्टेप 1 पे 10 कितनी बारी आया, 11 आया, 2 बारी 11 आया, 2 बारी 10 आया और 5। स्टेप 2 पे भी सेम तरह के सिग्निफिकेटर हैं, 10, 11। स्टेप 3 पे भी 10, 11। स्टेप 4 पे भी 10, 11। सी द भुक्ति इज वेरी स्ट्रांग, सो स्ट्रांग कि मतलब 10, 11 ऑल अराउंड। और नेता बनने के या लीडर बनने के जो कॉम्बिनेशन हैं वो 1, 11, 1, 10, 11 है। पूरी तना पत्री दर्शाती है, भुक्ति दर्शाती है। नॉट ओनली कि वो लीडर जिसने मतलब इतिहास रचा फ्रॉम नोवेयर, वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, मतलब उस घर में पैदा हुए जहाँ पे कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्टेटस नहीं था, बट देखिए फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स ही, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस कह लीजिए, फ्रॉम जीरो टू एक किस तरह कहते हैं सक्सेस को गेन करना, टू अ हाइट विच कैन नॉट इवन बी डिस्क्राइब्ड। शब्द कम पड़ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं राहु को। राहु देखिए स्टेप 2 और स्टेप 4 पे कितना स्ट्रांग है। 8, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11। सो it clearly indicates, the chart clearly indicates when we read through 4-step पद्धति कि मोदी जी इलेक्शन जीतेंगे ही जीतेंगे और बहुत बड़े नेता बनेंगे। अब देखिए, अब हम मून को पढ़ेंगे नाड़ी के हिसाब से, जिसमें कि हमने एस्पेक्ट नहीं लिया, केवल जहाँ प्लैनेट बैठा है और जहाँ उसकी लॉर्डशिप है वही देखेंगे। मून पे देखिए सबलॉर्ड लेवल पे 7, 10, 12 आ गया, मतलब मून को ने तो डिनाई कर दिया एक ढंग से, मतलब 7, 12, मतलब अर्थात उनका मासिस के साथ, पूरे समाज के साथ वो कनेक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए दिस इज द रीजन आई से कि देखिए जो ये पद्धति है 4 स्टेप, ये कई चीज़ें और उजागर करती है, एंड लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो so the next module of prediction, next methodology I think, देखिए हम रिसर्च करते हैं और जो उन पे ये पद्धति जो भी हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं वो हम लाइव एग्जाम्पल्स पे लगाएं, उनका डाटा इकट्ठा करें किसी भी व्यक्ति पे जिनकी आपको डेट ऑफ बर्थ पता है। और मेरा ये मानना है, मैंने ये पद्धति जो है, ये टेक्निक है, कई लोगों पे लगाई, कई चार्ट्स पे लगाई और उनका पास्ट बिल्कुल बोला। अर्थात देखिए फॉर्मूला ऑफ प्रिडिक्शन जो है, जो पास्ट के लिए है वही प्रेजेंट के लिए है, वही फ्यूचर के लिए, केवल टाइमलाइन बदलती है, समय बदलता है। जो फॉर्मूला रहता है सक्सेस का फॉर्मूला, तो अगर चार्ट में पहले भी यदि किसी नेटिव को पहले सक्सेस आई है, सक्सेस मिली है, तो
वही कॉम्बिनेशन आगे फर्दर रिपीट होगा तो ही तो सक्सेस मिलेगी. सो द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम, फॉर्मूला ऑफ डिजास्टर और लॉस इज द सेम. लेकिन कब वो नेटिव की लाइफ टाइम में आएगा वो डिसाइड करती है दशा भुक्ति अंतरा, अर्थात योर टाइमलाइन कि कब कैसा समय आएगा वो देखते हैं हम दशा भुक्ति अंतरा से. और वो प्लैनेट्स क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, बुरे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, वो हम हाउस एक्टिवेशन से देखेंगे. तो बड़ा क्लियरली है अब इसमें. तो मून केतु राहु आप देखिए, आप खुद ही पढ़ पाएंगे. और I have explained each significator of moon also at step 1, step 2, step 3 and step 4. केतु के भी चारों स्टेप्स पे, राहु के भी चारों स्टेप्स पे एक्सप्लेन किए. एंड यू कैन कंबाइन. और देखिए दशा भुक्ति अंतरा कंबाइंड क्लियरली बोल रही है कि मोदी जी बिकम्स अ लीडर, मतलब ही विल बी इलेक्टेड. अब जब नाड़ी के हिसाब से देखते हैं आप तो देखिए मून तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं नजर आता, केतु थोड़ा बहुत स्ट्रांग नजर आता है, नॉट टू दैट एक्सटेंट कि मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री का केतु मतलब दशा भुक्ति बोल रही हो. एंड सिमिलरली राहु ऑल्सो स्ट्रांग नजर आता है नाड़ी से, बट नॉट टू दैट लेवल. सो इट्स अ टेक्निक बाय विच वी कैन प्रिडिक्ट बेटर. फर्दर में एक और देखिए, जो इलेक्शन हमने अभी डिस्कस करी थी वो 2019 की थी, जिसमें मोदी जी की जो दशा चल रही थी वो मून केतु राहु की थी. 2014 में भी वो इलेक्शन जीते थे और तब मोदी जी की दशा चल रही थी मून राहु राहु. तो देखिए अब मून सिमिलरली एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नक्षत्र लेवल पे, 10-10-11 क्लियर इंडिकेशन है. केतु तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, राहु भी स्टेप 2 और स्टेप 4 पे 10-11 कितनी बारी दिखाता है. और सो 2014 ही वन द इलेक्शन, देन द दशा वाज मून राहु राहु. और जब मून केतु राहु में 2019 में आए तो देखिए केतु बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू ऑल थ्री, तो इसलिए ही गॉट इलेक्टेड विद अ हायर मैंडेट और उनकी बीजेपी की सीटें भी ज़्यादा हैं. सो वी कैन क्लियरली कंपेयर कि क्लियरली सी चार्ट बोलता है. और इवन उनका जब 2014 में भी राहु को देखें तो स्टेप 2 नक्षत्र लेवल पे इतना स्ट्रांग है वो, 10 और 11 क्लियर लीडरशिप दिखाता है. स्टेप 4 पे सब लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है क्लियर इंडिकेशन कि वो थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे. और 2014 में भी वो जीते और 2019 में जब केतु आया, केतु की भुक्ति आई तो इट वाज ऑल द मोर स्ट्रांग. देखिए अब हम एक इलेक्शन और बात करेंगे. ये दोनों इलेक्शन मोदी जी की वजह से बीजेपी ने जीती. एक इलेक्शन जो बड़ी क्रिटिकल थी, दिल्ली की इलेक्शन, और जिसमें जो टक्कर दी गई वो आम आदमी पार्टी की वजह से. देखते हैं इस वक्त मोदी जी की पत्री या कुंडली क्या बोल रही थी और क्या दशा थी और क्या मतलब व्हाट वर द प्लैनेट्स की ग्रह चाल क्या थी उनकी कुंडली में. लेट अस एनालाइज दैट. चलिए बात करते हैं अब दिल्ली इलेक्शंस की. देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग पत्री है मोदी साहब की, लेकिन दिल्ली इलेक्शंस में अब देखिए क्यों बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा या उनके कम कैंडिडेट जीते. दिस अ वेरी क्लियर इंडिकेशन. देखिए यू कैन अलाइन मोदी साहब विद बीजेपी बिकॉज मतलब इतनी पॉपुलैरिटी जो इस वक्त बीजेपी को मिलती है इट्स बिकॉज ऑफ मोदी साहब और कह लीजिए परसोना. तो देखिए उस वक्त जब दिल्ली इलेक्शंस हुए तब मोदी साहब की कुंडली में जो दशा चल रही थी वो मून वीनस और मार्स की थी. देखिए मून ठीक है, अच्छा है, वीनस भी ठीक है, लेकिन स्टेप 1 स्टेप 2 पे नेगेटिव नहीं है, बट
ओके गुड कह सकते हैं। लेकिन अब मार्स को देखते हैं, मंगल को देखते हैं, जो क्रिटिकल था, मतलब अंतरा। देखिए स्टेप 1 पे 6-8 आ गया, इनफैक्ट 6-8 12 भी है, मतलब 6-8-12 इंडिकेट्स कंप्लीट लॉस जो था। स्टेप 2 पे भी 5-12 आया, 4-12 आया, मतलब जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम हुई। और स्टेप 3 पे देखिए, मतलब देखिए अब जो फल लगता है ना पेड़ पे, किस तरह का फल लगेगा वो स्टेप, मतलब जो मतलब फल है वो हम स्टेप 1 स्टेप 2 से जानेंगे कि पेड़ किस चीज़ का है, मतलब द काइंड ऑफ रिजल्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 देते हैं नक्षत्र लेवल पे। और देखिए स्टेप 3 जो है वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है, कि मतलब फल किस कैटेगरी का होगा, कितना मीठा होगा, कितना खट्टा होगा। अब देखिए जो फल है स्टेप 1 स्टेप 2 पे कैसा पेड़ है, वो मतलब रिजल्ट बढ़िया नहीं है, 6-8-12 है। और स्टेप 3 स्टेप 4 पे देखेंगे क्वालिटी क्या रहेगा। अब देखिए क्वालिटी में भी देखिए 6-8-12 हो गया, स्टेप 3 पे 6-8 है, इनफैक्ट 7 भी है, 6-7-8, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। और स्टेप 4 पे देखिए 12 आ गया, मतलब 5-12 आ गया, तो मतलब 5-12 का अर्थ तो हो गया सामने वाले का फायदा भी, अपना नुकसान सामने वाले का फायदा। सो मोदी साहब की पत्री इधर, मतलब इस दौरान क्लियर इंडिकेशन है कि मतलब the planets are indicating, and so बीजेपी लॉस्ट द दिल्ली इलेक्शंस। मतलब चाहे आप उसे कहिए कांटे की टक्कर कहिए, लेकिन उनके आप वालों के आम आदमी पार्टी के 60 एमएलए आए, और ये क्लियर इंडिकेशन है। देखिए हाउ बीजेपी फॉर्च्यून्स आर मूविंग विद मोदी साहब पत्री, बिकॉज टुडे बीजेपी इज नोन बिकॉज ऑफ मोदी साहब। मोदी साहब हैं तो बीजेपी का नाम बढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान जब प्लैनेट्स जो हैं वो अपना फल ज़रूर देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और मोदी साहब की पत्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट केवल एक ही प्लैनेट है जिस जो प्रॉब्लमेटिक है, वो है मंगल, जो दर्शा रही है, जो मतलब ये पत्री दर्शाती है। और मंगल की ही अंतरा में, मंगल की ड्यूरेशन में आप देख रहे हैं दिल्ली इलेक्शन वो हारे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कई इलेक्शंस पे और भी काम किया है, मतलब मतलब रिगार्डिंग बीजेपी पत्री, मतलब नॉट टेकिंग मोदी साहब पत्री एंड ट्राइंग टू जज बीजेपी रिजल्ट। और ये पत्री और ये टेक्निक जो है, जो मैंने आपसे डिस्कस करी, जिसमें हमने एस्पेक्ट और कंजंक्शन लिया, प्राइम सिग्निफिकेटर निकाले, बैठती है, मतलब इट स्पीक्स, द चार्ट स्पीक्स, एंड यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट कि क्या होगा, मतलब वेदर इट विल बी पॉजिटिव, वेदर इट विल बी नेगेटिव। और यही नहीं, मैंने इसमें देखिए आई वर्कड ऑन वेरियस अदर चार्ट्स आल्सो। कई जो नोन फिगर्स हैं उसमें ये मतलब टेक्निक को लगा के देखा, इट वर्क्स वेरी वेल। इनफैक्ट आप जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अगर उनके डेट ऑफ बर्थ टाइम करेक्ट हैं तो आप खुद ही इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे, यदि आप ये थियरी के रूल्स रेगुलेशंस और कॉम्बिनेशंस सीख लेते हैं। ये आप अपने पास्ट पे लगाइए, प्रेजेंट पे लगाइए, फ्यूचर पे। जो लोग मैरिड हैं, आप ये टेक्निक लगाइए अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम पे। जो डेट ऑफ मैरिज है वो पत्री विल स्पीक, आप देख पाएंगे कि उस दशा में पत्री योग बन रहे थे, क्लियर इंडिकेशन आएगा। जो चाइल्ड बर्थ है उनके कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी उम्र 30-35 साल है और यू हैव अ चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, आप पृथ्वी पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाइए, आप अपने पास्ट को क्लियरली देख पाएंगे। फॉर्मूला ऑफ प्रिडिक्शन रिमेन्स द सेम,
केवल टाइमलाइन बदलती है, जो कि दशा भुक्ति अंतरार्थात प्लैनेट जो है, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग समय पे जीवन काल के एक्टिवेट होते हैं, और वो प्लैनेट जो घरों को एक्टिवेट